नमस्कार, चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मधेपुरा सीट की। मधेपुरा जिले की 4 विधानसभा सीटों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो मधेपुरा के बारे में जो एक पुरानी कहावत है उसे दोहरा देता हूँ कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। इसका जिक्र करना आज भी ज़रूरी है क्योंकि जो राजनैतिक हालात हैं और जिस तरीके से 2020 का महासमर भी दिखाई दे रहा है बिहार में जिस ओर जा रहा है, तो ये जातीय व्यवस्था और उस पर जो आधारित वोट व्यवस्था है यहाँ, उसको सामने लाना और दर्शकों को बताना भी जरूरी हो जाता है। तो हम आपको पहले बताते हैं कि मधेपुरा में 2015 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था और इससे पहले मधेपुरा की धरती क्या कहानी बयान करती रही है। तो आप देखें, मधेपुरा में 4 विधानसभा सीटें हैं। आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर और मधेपुरा खुद। तो 2015 का चुनाव परिणाम आप देखें तो महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती है, एनडीए के खाते में 0। यानी एनडीए के लिए इस बार खाता खोलने की चुनौती है। लेकिन साथ ही बताता चलूं, 2015 का चुनाव इस मायने में अलग था कि लालू और नीतीश दोनों ने आपस में हाथ मिलाए थे। इससे पहले अगर देखें तो 2010 में भी यहां महागठबंधन ने जोरदार प्रदर्शन किया। मुस्लिम यादव समीकरण का एक तरीके से केंद्र है ये। और हम शुरुआत करें अगर मधेपुरा विधानसभा सीट की, तो यहां से चर्चा करने से पहले बताऊं कि ये समाजवाद का गढ़ भी रहा है। लगभग 1-2 सीटें ऐसी हैं जहां पहले चुनाव में भी समाजवादी पार्टी जीती थी। खैर, मधेपुरा सीट की बात करें, 2015 में आरजेडी के प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने जीत हासिल की। हारने वाले उम्मीदवार थे आपके विजय कुमार, भारतीय जनता पार्टी के। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने ठीक ठाक वोट पाए, लेकिन जीत का अंतर भी बहुत ज्यादा था, लगभग शायद 28,000 के आसपास का। महिलाओं ने यहाँ बढ़ चढ़ कर मतदान किया है। ये बात बताता चलूं कि चारों सीटों पर अगर हम मतदान प्रतिशत देखें तो महिलाओं का प्रतिशत कई सीटों पर ज्यादा है, लेकिन कोई महिला आज तक यहाँ विधायक नहीं बन पाई। अगर 77 से 95 तक की बात करें तो यहाँ की राजनीति राधा कांत यादव के इर्द गिर्द घूमती रही। वो अलग अलग पार्टियों से विधायक बनते रहे। हालांकि बीच में 1985 में कांग्रेस को यहाँ से जीत हासिल हुई थी। 2020 के महासमर में माना जा रहा है कि ये सीट जेडीयू के खाते में जाएगी या बीजेपी के खाते में जाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। ऐसे में हम प्रदीप जी से समझना चाहेंगे कि 2020 में यहाँ क्या हो सकता है और यहाँ के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि इस बार जो एक कहें कि सामाजिक चेतना और उसके जो बीपी मंडल की रिपोर्ट आई थी, उनके पोते निखिल मंडल भी दावेदार बताए जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा प्रदीप जी आप बताएं कि इस बार क्या हो सकता है वहां मधेपुरा में। अभी का जो सिनेरियो है वो ये है कि दल ने टिकट तय नहीं किया। जैसा कि हम मधेपुरा समाजवादी कहिए या जातीय आधार पर जातीय अगर थोड़ा सा आप प्रथा तेज बोले, दर्शकों को थोड़ी आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा अगर आप ऊंचा प्रयास करें। हाँ प्रदीप जी बताएं जी। जातीय जी ये मधेपुरा जो है वो समाजवादियों का गढ़ रहा है और पहले कांग्रेस को अधिकतर समाजवादियों ने खसारा। धीरे धीरे कांग्रेस भी आगे बढ़ी और फिर जातीय उन्माद का भी दौर आया और इस जातीय उन्माद मधेपुरा में सीट पर क्या हो सकता है खास तौर पर, अगर इस पर आप बताएं पाए कुछ। इस बार जी इस बार क्या हो सकता है? इस बार जी। जदयू के का समर्थन जब भाजपा और जदयू का समर्थन एक साथ है तो फिर पलट सकता है। एक मधेपुरा सीट जो है वो राजद का अधिक मतलब है संभावना। यहाँ राजद की मधेपुरा सीट से अच्छा है और सब सीट से बेहतर नहीं कहा जा सकता। तो मधेपुरा आपका सीट ये कहना है है कि कि अगर बाकी 3 सीटों पर बेहतर नहीं कहा जा सकता, मधेपुरा में आज भी आरजेडी मजबूत है, अगर हम ठीक समझ पा रहे हो। जी जी मधेपुरा मधेपुरा में तो बहुत अब प्रदीप जी हम है। चलते हैं अगली विधानसभा सीट की तरफ, हम उसके बारे में दर्शकों को बताते हैं। ये है आलमनगर विधानसभा सीट। यहाँ 2015 में नरेंद्र नारायण यादव जेडीयू से वो जीते, उन्होंने लोजपा के चंदन सिंह को हराया। और 2010 में भी जेडीयू से नरेंद्र नारायण यादव जीते थे। नीतीश कुमार कैबिनेट में भू राजस्व मंत्री हैं और एक तरीके से कहें तो कांग्रेस और समाजवादियों के बाद इन्होंने जेडीयू का गढ़ बनाने में काफी कारगर भूमिका यहाँ निभाई है। 77 से 90 तक वीरेंद्र कुमार सिंह जीतते आए हैं।
अब ये छठी बार इस बार नरेंद्र नारायण यादव यहाँ अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन साथ ही ये भी बताता चलूं कि ये पप्पू यादव का भी कर रहा है। तो इस आलमनगर सीट के बारे में अगर आप 2020 का कुछ बता पाए कि यहाँ क्या पक रहा है वहां पर, और क्या हो सकता है, किसका पलड़ा भारी है, प्रदीप जी। आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव को पराजित करना अब नामुमकिन माना जाता है, इसलिए कि वो आज से नहीं, आपने बताया है कि छठी बार हो रहे हैं और उनका अपना अपना कैलकुलेशन है और उस कैलकुलेशन में सबसे फिट काम करते हैं, तो इसलिए उनको हराना तो नामुमकिन है। दरअसल विरोधी दल में एका नहीं है, वह हमेशा उनके अगेंस्ट में कभी लोजपा को, कभी कोई नया दल को टिकट दे करके उनके लिए रास्ता साफ करती रहती है। तो उनका समर्थन सबके साथ बहुत मिलजुल के काम करते हैं, विरोधी दल भी उनके मुरीद हैं, भले वो बिल्कुल प्रदीप लालू जी, जी तो के हम समझ समर्थन। रहे हैं कि वहां से उनके विरोधी उम्मीदवार इस बार कौन हो सकते हैं। पिछली बार अगर हमने जैसी चर्चा की कि लोजपा वहां से हारी थी, लोजपा तो इस बार हो सकता है, अभी तक तो कुछ तय नहीं है कि वो एनडीए का पार्ट होगी या नहीं। लेकिन क्या चंदन सिंह के बारे में क्या कहा जा रहा है, क्या कोई चर्चा है, क्या वो फिर लड़ेंगे चुनाव? नए चर्चा कुछ नहीं है। एक्चुअली उनके अगेंस्ट जो कैंडिडेट होता है वो अगले 5 साल में जो विरोध में मतलब जो पराजित आदमी होता है वो विरोध में 5 साल का गायब हो जाता है, कहीं से आया टिकट लिया फिर गायब हो जाता है, तो कोई स्टेबल अगेंस्ट नहीं है और उसी का लाभ इनको ठीक सब है बार मिलता है। इस बार भी वही है कि प्रदीप कोई जी, किसको मिलेगा अब टिकट। चलते हैं अगली विधानसभा सीट की तरफ और आपको बताते हैं बिहारीगंज विधानसभा सीट का क्या हाल है वहां। 2015 में जेडीयू के निरंजन मेहता जीते, हारे बीजेपी के रविंद्र। जीत का अंतर लगभग 28,000। 2010 की बात करें तो जेडीयू के खाते में सीट गई थी, रेणु कुशवाहा जीती, हारे प्रभास कुमार आरजेडी से। ये 2010 के परिसीमन के बाद ये सीट बनी है। यहाँ गन्ने की खेती कहा जाता है खूब होती है, कैश क्रॉप है, लेकिन चीनी मिल बंद है। अब 2020 की दावेदारी बहुत कठिन है, क्योंकि हमने प्रदीप जी अखबारों में पढ़ा कि जेडीयू के जो मौजूदा विधायक हैं, उन निरंजन मेहता, उनके खिलाफ काफी आक्रोश है और हाल ही में एक मीटिंग में मारपीट तक हो गई थी। अब आप बताएं कि आखिर क्या सिनारियो है वहां, क्या हो सकता है प्रदीप जी। बिहारीगंज विधानसभा की खूबी ये है कि जदयू का वो, जदयू भाजपा का सबसे अधिक वोटर वही है, जो सिस्टमेटिक वोटर होता है वो सब उन्हीं का है वहाँ मैक्सिमम। लेकिन है क्या कि अभी वर्तमान जो विधायक है उनके प्रति आक्रोश है लोगों में, ये सच है। लेकिन आखिरकार अगर उनको भी टिकट मिलता है तो वो भी निकालने में सफल होंगे, इसलिए क्या है कि विरोध का कोई जो नेता होता है वो स्टेबल नहीं होता है। आज इनको टिकट मिला, कल उनको टिकट मिला, तो वो जम के अपना व्यूह रचना नहीं कर पाता है। इलेक्शन के समय में टिकट मिलता है और जदयू का जो उम्मीदवार होता है वो कैसा भी हो, आखिर लोग उसको वोट दे देते हैं। तो इस क्या बार भी स्थानीय मुद्दे वहां पर कोई भूमिका नहीं निभाते? जैसे हमने चर्चा की, चीनी मिल बंद है, कभी गन्ने की खेती होती थी, तो क्या उन पर वोटिंग नहीं होने जा रही है? ये नीतीश और मोदी या फिर लालू के नाम पर वोट होने जा रहा है? बस नीतीश लालू के ही नाम पर वोट होगा। और गन्ना का मिल आज से बंद नहीं है, मुझे लगता है एक जनरेशन में देखा भी नहीं है, यह जनरेशन में कि वहाँ चीनी मिल था। गन्ना की खेती भी लगभग बंद है, बहुत कम होती है पहले की अपेक्षा। तो लोकल जो मिल होता है छोटा छोटा गुड़ बनाने वाला, उसमें खपत हो जाता है। तो अब वो मुद्दा भी नहीं है, मुद्दा एक ही है, एनएच जो है 106 जो जी जाती है उस होकर के वो अभी वर्षों से बन रही है। ठेकेदार एलएफएस था वो अपने फेल हो गया, फिर वही काम कर रहा है, बहुत स्लोली काम हो रहा है। और कोई मुद्दा कह के यहाँ नहीं होता है, यहाँ बस नीतीश जी लालू जी का बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं आखिरी विधानसभा सीट की चर्चा कर ले, सिंहेश्वर। यहाँ 2015 में रमेश ऋषिदेव, तो ऋषिदेव समाज से आते हैं, जेडीयू के, वो जीते, और मंजू देवी जो हम की प्रत्याशी थी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की, वो हारी। 2010 में भी रमेश ऋषिदेव ने जीत हासिल की थी। यहाँ एक शिव मंदिर है जिसकी चर्चा किए बिना इस विधानसभा सीट की चर्चा नहीं हो सकती। हालांकि ये धार्मिक पक्ष है, पॉलिटिकल पक्ष क्या है, राजनीतिक सिनारियो वहां पर क्या है, प्रदीप जी आप बताएं जरा, इस बार क्या होगा वहां पे? वही कहानी 2010 वाली दोहराई जाएगी 20 में, या 2015 का कुछ असर होगा? 15 का असर तो उम्मीद नहीं है, इसलिए कि
सबसे बड़ी बात मैंने कहा ना कि अगेंस्ट का जो पार्टी होता है उसका कोई स्टैब्लिश उम्मीदवार नहीं होता है। सिंहेश्वर में भी अभी तक तय नहीं है कि कौन अच्छा उम्मीदवार होगा अगेंस्ट में, तो उनका लाभ मिलते रहता है। वो कोई व्यूह करने पड़ता है, नीचे स्तर पर काम नहीं कर पाता है, जिसको टिकट मिलेगा और अचानक आता है। पिछली बार मंत्री देवी आई, कोई नहीं पहचानता था, वो आ गई। तो इसी का लाभ इन लोगों को मिलता है और सबसे बड़ा लाभ तो इस बार वही जदयू और भाजपा का तो गठबंधन जो संक्षेप है में वो कहें सबसे प्रदीप बड़ा जी लाभ कि 2015 में एनडीए 0 पे और महागठबंधन 4 पे, तो इस बार क्या वो उल्टा हो जाएगा क्या, ऐसा कुछ लग रहा है क्या, या मधेपुरा सीट अभी भी आरजेडी मजबूत है वहां? अभी तक आरजेडी अभी तक यहाँ मजबूत है। अब आरजेडी कैंडिडेट पर क्या करती है या भाजपा कैंडिडेट कैसा रहता है वो पर्सनल। एक्चुअली है क्या कि सभी जातियों में कुछ न कुछ सब कास्ट होता है। तो अगर कोई उधर का सब कास्ट इधर आ गया या कोई माउंटेन कैंडिडेट जैसे कि ओवैसी साहब कैंडिडेट देने वाले हैं तो वो दे दिए तो तब फिर भाजपा का पल्ला भारी हो जाएगा। भाजपा या जदयू जो आ गई उसका पल्ला भारी हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल, वर्तमान तो हम जो अब सीन है, बिल्कुल, तो अब वर्तमान हम ये सीन चर्चा समेटते हैं। हाँ, प्रदीप जी आपकी बात दर्शकों को भी समझ में आ गई है। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 3-1 का मुकाबला होता हुआ वहां अभी के परिप्रेक्ष्य में दिखाई दे रहा है। एक सीट पर आरजेडी हावी है, 3 सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी हो सकता है। इसी के साथ हम इस चर्चा को विराम देते हैं और अगली बार हम जल्दी ही आपको किसी नए जिले की तमाम विधानसभा सीटों के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।